हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निकिता एजुकेशन। तो जैसा कि मैं आपको डेली किसी न किसी अपडेट के बारे में बताती रहती हूँ, तो जैसा कि मैं आपको जेपीएससी का तैयारी करवा रही हूँ आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 क्या होता है, इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की मैंने कोशिश की। और उसमें मैंने आपको बताया कि इसमें जो चैप्टर है वो आपका 19 है, जिसे मैं एक एक करके हर चैप्टर को क्लियर करती जाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने आपको एक ही बार में 19 अध्याय और उसमें आपका जो 271 धारा आता है मैंने बताया, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए उसको मैं एक एक करके बताती हूँ। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। तो आज जानते हैं छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट की धारा और इसके अध्याय के बारे में, कि इसमें आपको टोटल कितनी धाराएं आती हैं, कितने अध्याय आते हैं, इसको एक एक करके हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, CNT एक्ट का प्रारूप 1903 में तैयार हो गया था, तो जिसमें कुछ अमेंडमेंट करके, कुछ संशोधन करके 11 नवंबर 1908 को ये लागू कर दिया गया। इस अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम 1992 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी के अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम का ब्लूप्रिंट जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था। ये CNT एक्ट लागू हुआ था 11 नवंबर 1908 को। इसमें टोटल आपको 19 अध्याय यानी कि 19 चैप्टर हैं और इसमें जो धाराएं हैं वो 271 हैं। अब इसमें आपको अध्याय 1 यानी कि चैप्टर 1 में इसके प्रारंभिकी के बारे में बताया गया है। अध्याय 1 यानी कि चैप्टर 1 के अंदर आपको 1 से लेके 3 तक धारा आती हैं और धारा 1 में आपको CNT एक्ट का संक्षिप्त नाम और प्रसार है, मीन्स शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। तो धारा 1 में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि CNT एक्ट का ही संक्षिप्त नाम और प्रसार है। तो इसका संक्षिप्त नाम तो हम लोग जान गए कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 है। अब चलिए जानते हैं हम इसका प्रसार कहाँ कहाँ हुआ है। तब इसमें हम जानते हैं सेकेंड पॉइंट, इसका प्रसार उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडलों में होगा, जिनमें वे क्षेत्र या उन क्षेत्रों के भाग भी शामिल होंगे जिनमें बिहार उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम 1922, बिहार उड़ीसा अधिनियम 7 1922 के अधीन कोई नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र समिति गठित हो अथवा जो छावनी के भीतर पड़ते हों। तो इसका प्रसार हमने पढ़ लिया। अब चलिए जानते हैं हम कि अध्याय 1 यानी कि चैप्टर 1 के अंदर जो धारा सेकेंड आता है उसमें क्या क्या है। तो उसमें आपका निरसन है रिपील यानी कि रद्द, समाप्त करना, इसका मतलब होता है। तो इसमें आपका अनुसूची क यानी कि अनुसूची ए में शामिल अधिनियम और अधिसूचनाओं को छोटा नागपुर प्रमंडल में निरसन यानी कि रद्द किया जाता है। अनुसूची ख यानी कि अनुसूची बी में शामिल अधिनियमों को धनबाद जिले में तथा सिंहभूम जिले के पटमदा, ईचागढ़ और चांडिल थानाओं के निरसन यानी कि रद्द किया जाता है। अब चलिए जानते हैं हम कि इसमें जो आपका चैप्टर 1 के अंदर जो धारा 3 आता है उसमें क्या है। तो उसमें आपका परिभाषाएं हैं यानी कि डेफिनेशन है। तो उसमें आपका कृषि वर्ग के बारे में बताता है। वे वर्ग जो भू काश्तकारी से संबंधित है कृषि वर्ग के रूप में परिभाषित किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, कृषि वर्ग इस अधिनियम के अनुसार कृषि वर्ग स्थानीय परंपराओं के अनुसार स्वीकार किया जाएगा, लेकिन यदि भूस्वामी राज्य सरकार हो तो कृषि वर्ग 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा। और थर्ड पॉइंट में आपका
भुगत बंद बंधक आता है ऐसे रैयत जो उधार, रैयत मीन्स आप समझते हैं उसको, हमें सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो हम इस रैयत को हम किसान के रूप में भी ले सकते हैं, मतलब कि रैयत को ही हम किसान कहते हैं। तो यहाँ समझने के लिए हम रैयत नहीं किसान समझते हैं। ऐसे रैयत यानी कि ऐसे किसान जो उधार या ऋण में लिए गए धन के लिए बंधक रखे गए हों और सभी प्रकार के शुद्ध लाभ से बंधक अवधि तक वंचित रहें, उन्हें भुगत बंद बंधक कहा जाता है। अब चलिए जानते हैं, इसमें 4th पॉइंट में आता है आपका आयुक्त यानी कि कमिश्नर, न्यायिक आयुक्त। इसमें आपका छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त यानी कि कमिश्नर को आयुक्त के नाम से उल्लेखित किया गया था तथा वे सभी अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत सत्ताधारी अधिकारी थे उन्हें न्यायिक आयुक्त की संज्ञा दी गई। इसमें 5 पॉइंट में आपका आता है बोर्ड। इसका अर्थ बिहार राजस्व बोर्ड था, लेकिन वर्तमान में झारखंड राजस्व बोर्ड का परिचायक है। सर्टिफिकेट अधिकारी ये क्या होता है? इसमें बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 का बिहार और उड़ीसा अधिनियम संख्या 4 की धारा 3 के खंड 2 में उल्लेखित सर्टिफिकेट अधिकारी है। अब जानते हैं हम संपदा में क्या आता है। इसके अंतर्गत उपायुक्त द्वारा राजस्व मुक्त भूमि अथवा राजस्व प्रदायी भूमि तथा सरकारी कब्जामहल भूमि को शामिल किया गया था। इसमें आपका जो 6th पॉइंट है वो वन उपज है। इसमें आपका लकड़ी, चारकोल, रबर, पत्ते, फूल, वृक्ष ऐसे जो उत्पाद तथा निम्नलिखित प्रकार के खनिज हैं वो आते हैं। कोरकर भूमि, अब ये कोरकर भूमि क्या होती है? ऐसे भूमि जो धान की खेती के लिए कृत्रिम रूप से चौरस किया गया हो उसे हम कोरकर भूमि कहते हैं। अब जंगल संपत्ति क्या होती है? फसल की, जिसके अंदर खड़ी फसल की जाती है। अब ये काश्तकार क्या है? तो वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूधारण करता हो अथवा यदि कोई विशेष संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो लगान अदायगी के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। अब जैसे अस्थायी बंदोबस्त क्या होता है, जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। तो 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के संबंध में किया गया अस्थायी बंदोबस्त डिक्री यानी कि आदेश, सिविल न्यायालय का आदेश को हम डिक्री कहते हैं। अब अस्थायी बंदोबस्त थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल में। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तथा इसके अंतर्गत जमींदारों को भूस्वामी के रूप में स्वीकार किया गया तथा उन्हें काश्तकारों से लगान वसूलने की अनुमति दी गई तथा सरकार एवं जमींदार के मध्य स्थिर लगान समझौता किया गया। मतलब काश्तकार होता है, काश्तकार से जितना मन वो पैसा जमींदार वसूल कर सकता है, जितना मन लगान ले सकता है, टैक्स ले सकता है, वो निश्चित नहीं है, लेकिन निश्चित वो है जो जमींदार सरकार को पैसा देती है, मतलब टैक्स देती है। वो निश्चित है कि मेरा इतना टैक्स आपको इतने दिन के अंदर देना है। लेकिन जमींदार चाहे तो काश्तकार से जितना मन उतना पैसा ले सकता है, तो वो अनिश्चित है। और जो जमींदार सरकार को देती है वो एक निश्चित है। जब सरकार को देती है तो सरकार के राजस्व में आता है, और सरकार के राजस्व में आता है तो सरकार का जो होता है उसमें 9/10 भाग सरकार का होता है और जमींदार का जो भाग रहता है वो 1/10 होता है। तो ये है आपका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 है उसका प्रारूप कब बन के तैयार हुआ था? तो 1903 में तैयार हुआ था। और ये लागू कब हुआ? तो 11 नवंबर 1908 में लागू हुआ।
इसमें कितने अध्याय हैं, मतलब कितनी चैप्टर और कितनी धाराएं आती हैं। तो इसमें 19 चैप्टर 19 अध्याय आती है और 271 धाराएं आती हैं। और इसके चैप्टर 1 में आपको 1 से लेके 3 तक धारा को रखा गया है। तो इसके धारा 1 में आपको आता है, तो इसके चैप्टर 1 के धारा 1 में आपको आता है CNT एक्ट का ही फुल फॉर्म में, मतलब उसका ही संक्षिप्त नाम और प्रसार की, उसका प्रसार किस किस एरिया तक है। और इसमें जो सेकेंड धारा है, धारा नंबर 2 आता है, उसमें आपको निरसन यानी कि रिपील होता है, मतलब रद्द करना आता है। और CNT एक्ट का परिभाषा को आपको दिया गया है इसके धारा नंबर 3 में। इतना बस आपको याद रखना है, इतना ही आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि इस पर मैं आपको डेली JPSC का एक एक टॉपिक क्लियर करती जाऊँगी, बताती जाऊँगी। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।